बीजेपी का तो ये पहले से रहा है कि 370 जो दफ़ा 370 है या 35 है, इसको हटाया जाए। लेकिन जब एक ऐसा आदमी जो कानून जानता है, कॉन्स्टिट्यूशन जानता है, वो इतना ओपनली ये सजेस्ट करे कि इसको एब्रोगेट किया जाए 35A को, और ये एक इलीगल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ज़रूरी बनता है कि उस पर एक राय इजहार की जाए कि इसकी सदाकत क्या है, हकीकत क्या है, ये 35A क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, क्या ये इलीगल था या नहीं था। इस पे यहाँ से जो है कश्मीर से एक रीजन रिव्यू नहीं आया था, इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि इसको क्लैरिफाई करें, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है इसकी, इसके हद अख्तियार में क्या आता है और इसकी रेलेवेंस क्या है। अगर इसको हटाया जाए तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, इसके नताइज क्या निकलेंगे। ये दोनों चीज़ों पे मैं जेटली साहब से इस पर इख्तलाफ करता हूँ। पहली बात यह है कि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, जम्मू कश्मीर की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे उसकी एक सब कमेटी बनी, बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में एक एनेक्चर है जिसमें ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको आप लिखें और 3, 4, 5 जितने भी प्रोविजंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए। आर्टिकल 1 फॉर इंस्टेंस उसमें है, 370 है। उसी एनेक्चर में ये भी रिकमेंड किया गया है कि दफ़ा 35A को भी आप इसमें शामिल करें। उस बुनियाद पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करती है 1954 में, जिसमें इसको बाकी चीज़ें भी हुई और इसको भी ऐड किया गया। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है वो फॉलो किया गया था। अब जेटली साहब का ये कहना है कि जो दफ़ा 368 है जिसमें अमेंडमेंट आ सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में वो प्लेस नहीं किया गया है, वो डिस्कस नहीं हुआ है। तो हमारे पास दो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक तो नूरानी साहब हैं और दूसरा आदर्शन आनंद है। नूरानी साहब का कहना है कि अमेंडमेंट नहीं है, ये सेल्फ कंटेंट प्रोविजन है, और आदर्शन आनंद साहब ये कहते हैं कि अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता सिवाय 370 के, तो इसमें 370 स्टैंड्स अलोन, डज नीड 368। ये बहुत वाज़ेह चीज़ें हैं, तो इसमें कोई इलीगैलिटी या धोखे से ये दायर नहीं किया गया। और इंटरनेशनल कन्वेंशन भी ये है कि जब 60 साल 70 साल कोई प्रोविज़न चल रहा है उसको यकायक आप कह रहे हैं सरप्टिशियसली या इलीगल है, तो क्या फिर हिंदुस्तान का आईन इलीगल है? जब किसी आईन में एक क्लॉज इलीगल है तो सारा आईन कंटैमिनेट हो जाता है। दूसरी बात जो जगह साहब कहते हैं कि इसमें जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जेएंड पे इम्पैक्ट पड़ा, मेरा ये मानना है कि इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, दफ़ा 370 से भी, 35A से भी। सबसे बड़ी बात जो है, जिस वजूहत के लिए इनको लाया भी गया था इन कानून को, कि जो 1948 से शुरू हुआ 1950 में लैंड रिफॉर्म्स, जो दुनिया में सबसे रेडिकल लैंड रिफॉर्म अंडर अ नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वो जेएंडके में हुए, वो हो ही नहीं सकते थे। कि जहाँ भी आपने किसी ज़मींदार की ज़मीन ली, आर्टिकल 19(1)B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो दफ़ा दायर करता और ये इसको रन हो जाता। तो उस लिहाज से 35A में ये प्रोविज़न है कि जो हमारा कानून है अगर वो कॉन्फ्लिक्ट करे किसी एग्जिस्टिंग कानून से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नलिफाई नहीं हो सकता। तो 35A से पॉसिबल ये हुआ कि हम वो लैंड रिफॉर्म ला सके यहाँ पे जिसकी आज तक भी हम, मैं कहूँ, उसकी रोटी खाते हैं। पावर्टी लाइन, हिंदुस्तान में 22% लोग बिलो पावर्टी लाइन है, कश्मीर में 10% है। इनकम इनइक्वालिटी देखिए हिंदुस्तान में कितनी है, 0.36 कोएफिशिएंट है, यहाँ 12% है। तो एक जो प्लेटफॉर्म बना, और ये बावजूद इसके कि 1990 से यहाँ कितनी हालत ख़राब रही है, तो एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनी है। बात चलती है अब यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात छोड़िए, मैं ये कहता हूँ यहाँ पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आई। भारत सरकार के पास 350 पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। जम्मू कश्मीर कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 160 करोड़ का। वो तो जेके बैंक चेयरमैन की हैसियत से मैंने यहाँ लोन दिया हुआ है एक एक आदमी को जिन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाई हैं। 11 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं पब्लिक सेक्टर में, कश्मीर में 21 लोग एम्प्लॉयड हैं। तो जहाँ भी मैंने देखा है, कोई भी रियासत देखें, वहाँ पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट जाती है,
उसके बाद उस बुनियाद पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है। यहां जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट ही नहीं आई तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? दूसरी बात, जब मैं जेके बैंक चेयरमैन था उस पर ये भी मैंने एक बात देखी कि जो इन्वेस्टर है वो इस बात से नहीं है कि यहाँ पे 35A नहीं है या रिस्ट्रिक्शन है लैंड पे, उसके दिमाग में ये है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। यूएन भी वो लिखता है अपनी जगह पे, जो एक टैग लगा है हमको कि डिस्प्यूट है वहाँ पे, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, इन्वेस्टर उससे घबराता है। और होना ये चाहिए कि सबसे पहले उसमें वी शुड वॉक द टॉक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी एंटरप्राइज है 350, यहाँ इन्वेस्ट करें, उनके लिए तो कोई 35A नहीं है। यहाँ पे चाहे आप देखें गुलमर्ग में सिक्योरिटी फोर्स पास कितनी ज़मीन है जहाँ कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में आज की डेट में भी आप 90 साल का लीज ले सकते हैं जैसे बाकी जगह पे है, तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता है। मेरा ये मानना है कि हाँ यहाँ डेवलपमेंट कम हुई है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट का उसमें एक टैग लगा हुआ है, और जाहिर है 90 से जो हालत है उसमें कोई भी इन्वेस्टर यहाँ नहीं आएगा। अब कश्मीर में क्या होगा वो तो आप हालात खुद देखेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली, लेजिस्लेटिवली, लीगली जो जिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में 35A आया है उसमें बाकी चीज़ें भी आई हैं, और अगर ये 35A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जितनी भी आज तक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स आए हैं वो सब के सभी लीगल हैं। तो गरज आप बिना किसी झगड़े के 1952 पोजीशन पे चले ही जाएंगे, तो आपका अपना यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो उमर साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनाना, तो वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। क्योंकि अगर वो ऑर्डर जिसमें 35A आया है इलीगल है, हालांकि उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ कश्मीर का रिकमेंडेशन है, उसके बाद के ऑर्डर्स में तो किसी का रिकमेंडेशन भी नहीं है। 12 ऐसे हैं जहां पे कैबिनेट ने खुद रिकमेंड करके भेजा हुआ है। जीएसटी का हमने किया, हमने कम से कम ये कोशिश की कि असेंबली से उसको रेटिफाई करा के भेजें। 48 आज तक ऑर्डर्स आए हैं, उसमें तो 45 में तो किसी से पूछा भी नहीं गया है, और अगले दिन आपको पता चला अमेंडमेंट हो गया है या एक्सटेंड हो गया है। कई चीज़ें ऐसी हैं। गवर्नर आज में 2 आपके आए, चाहे वो डेटा पे था, कंप्लीटली इलीगल है, क्योंकि आपका ही अपॉइंटी कंसेंट देता है आपको, तो वो कौन सा कंसेंट है? वो तो इट नॉट स्टैंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो जिस दिन 35A को इलीगल करार दिया जाएगा, उसके अगले दिन जितने भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हैं, जैसे 48 है, वो सब के सब क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो जाहिर है उससे जो है एक रिवर्सल हो जाएगा, वील गो बैक इन टाइम। बीजेपी पीडीपी का जो अलायंस हुआ, मैंने वो नेगोशिएट किया, उसमें कोई शक नहीं है। एक डॉक्यूमेंट एजेंडा ऑफ अलायंस है, उसको आप पढ़ें और देखिए कि सेफगार्ड कैसे है। सबसे पहला उसमें यही सेफगार्ड है, बिफोर जो उसमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, जैसे CMP होता है, मिनिमम प्रोग्राम, वो आने से पहले उस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है 35A, 370, 158, जितने भी आपके जहां भी आपका जिक्र है उसमें, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो बिल्कुल वाज़ेह चीज़ थी। और ये आप समझे, ये उस पार्टी से अलायंस हमने उस वक्त किया जिसका मुद्दा ही ये था कि हमने 370 हटाना है। तो इससे बड़ा गेन क्या हो सकता है कि आपने एक नेशनल पार्टी जो है, एक क्रेडिबल पार्टी जो वहां पे बैठी हुई है, जो आज मेजॉरिटी में है, वो आपको लिख के देती है कि मैं 370 को नहीं छेड़ूंगा, किसी भी स्पेशलिस्ट को नहीं छेड़ूंगा। एक वक्त ये था, मेरे दिमाग में ये है कि कांग्रेस और बीजेपी में एक ही फर्क है। कांग्रेस 370 को मानती थी, बीजेपी कहती अवॉइड करो। हमने उसको उस वक्त बीजेपी को इस तर्ज पे लाया कि वो कांग्रेस के बराबर हो गई। वो एक बात थी। दूसरा कि वो तब तक महदूद था कि वो अलायंस था, अलायंस टूट गया, उसके बाद वो अपने हद अख्तियार में है, वो क्या करें। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, 35A का रेट जो है एक सिविल सोसाइटी ग्रुप ने किया हुआ है, लेकिन अब जाके बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है, जैसे जेटले साहब ने कहा है या अमित शाह ने परसों कहा है कि 2020 में हटाएंगे हम। तो ये चीज़ें फ़र्क है। हमने सेफगार्ड बिल्ड किए हुए हैं। आप एजेंडा अलायंस को देखिए कि हमने उसमें जितना भी हो सकता है उसमें बिल्कुल लिखा गया है कि आप 370 या कोई भी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हम चेंज नहीं करेंगे। तो उस लिहाज से माय कॉन्शियंस इज क्लीन कि हमने पहली बार एक ऐसी पार्टी को, जो पहले जनसंघ थी फिर बीजेपी हो गई, ये उनसे लिख के लिया हुआ है कि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडिया विल नॉट बी चेंज्ड। No, I think now we have to move to a battle which is looking like it will get into a constitutional battle. There's no question about it.
it is the Supreme Court. Supreme Court has to take a view. There is another view emerging कि 35A आदर्श आनंद कहते हैं इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, तो इट इज़ बियॉन्ड द जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, इट्स एक्ट ऑफ स्टेट. आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द लीगल पार्ट ऑफ इट, व्हाट इमीडिएटली जो मुझे लगता है कि ये एक मुद्दा बन गया है अब इलेक्शन में. हालांकि मैंने बारहा कहा है ये 2011 में 12 में कि जो 370 था और जो 370 आज है उसमें बहुत फ़र्क है, उसको बहुत इरोड किया गया है. और इरोड किसने किया उसको? वही लोग, वही पार्टियां जो आज डिफेंस में खड़ी हैं, उन्होंने ही इरोड किया. और इस हद तक इरोड किया कि मैंने ये भी कहा है कि ये इट इज़ अ हस्क नॉट अ सीड. वो तो निकाल चुके हैं आप, लेकिन अब एक इमोटिव इशू है ये और एक मास सेंटिमेंट है, 35A का भी है. तो इस वक्त तो ये इलेक्शन मुद्दा बन गया है. मेरा ये मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली पॉसिबल नहीं है कि इसको किया जाए. अगर किया जाएगा तो ज़्यादा नुकसान इससे हिंदुस्तान को होगा, इंडियन फेडरेशन को होगा. एक सोशल कॉम्पैक्ट होता है फेडरेशंस में, वो मिट जाएगा बनस्बे के कश्मीर में पड़े. लेकिन रिएक्शन जो कश्मीर में होगा मेरे हिसाब से एक बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन में आएगा, जहाँ इंडिविजुअली हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा. इस सियासी बात नहीं रहेगी. इट विल बिकम अ ह्यूज सोशल मूवमेंट विच विल हैव grave political implications.